नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों, भर्ती आई है भूतपूर्व सैनिकों की एनसीसी में। कौन कौन भर्ती हो सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी, स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, कितने साल के लिए आपको हायर किया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। और कौन कौन एक्समैन है जो कौन कौन से कोर्स क्वालिफाइड है जिनको लिया जाएगा, तो वन बाई वन जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखना, पूरी जानकारी प्राप्त करना है। आने वाले समय में हमारी वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भर्ती है दोस्तों, ये जेसीओज और एनसीओ रैंक के लिए भर्ती है। इसमें जो जेसीओ का मतलब सूबेदार और नायब सूबेदार भर्ती हो सकता है, और एनसीओज में केवल हवलदार जो रैंक है वो सब्सटेंटिव हवलदार भर्ती हो सकता है। जो एसीपी हवलदार है वो हवलदार के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, मतलब इंस्ट्रक्टर के लिए। ये जेसीओ जो एनसीओ भर्ती होंगे वो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर पीआई स्टाफ कंट्रेक्चुअल बेस में भर्ती होंगे। 2 से 3 साल के लिए भर्ती किया जाएंगे। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। जेसीओ को मिलेगी 45,000 रुपये और एनसीओ को मिलेगी 35,000 रुपये। 3 महीने के लिए आपको प्रमोशन पीरियड के लिए रखा जाएगा। अगर आप फिट रहते हैं तो आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा। 2 से 3 साल के लिए ये जॉब है। फिर उसके बाद क्या है आपकी, फिर 11 महीने तक आपकी जो जॉब और बढ़ सकती है अगर वो बोर्ड ऑफ अफसर रेकमेंड कर देते हैं। अभी क्या है, सबसे पहले बात आ जाती है वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी है जो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, और स्टेट में ही आपकी जो भर्ती है, आपका जो एनसीसी का डायरेक्टरेट होता है स्टेट में, वही आपकी भर्ती करेगा और वहीं पे आपने एप्लीकेशन भी भेजनी है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए जेसीओ की 20 वैकेंसी है, 32 एनसीओ की वैकेंसी है। बिहार और झारखंड के लिए जो 15 वैकेंसी है जेसीओ की, 36 वैकेंसी एनसीओ की है। ये आप अपनी स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख लें। मैं इसके ऊपर आपका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो आप अपनी स्टेट के सामने जो है वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन आपने कैसे भेजनी है। तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक से भर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। नमूना अपेंडिक्स ए में दिया हुआ नीचे जाके आएगा। नमूना अपेंडिक्स ए में सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी स्कैन कर लेनी है। 5 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट का साइज नहीं होना चाहिए। सिंगल फोटोग्राफ लगानी है और जो आपको एड्रेस दिया जाएगा उसके ऊपर आपने भेज देनी है। भर्ती के लिए स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी, जैसे एज लिमिट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, वो चेक किया जाएगा बोर्ड ऑफ अफसर के द्वारा। और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाएगा, कितने साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, आपको इंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद प्रमोशन पीरियड आपका जो 3 महीने का प्रमोशन पीरियड है आपका, अगर किसी प्रकार से आपकी लैकिंग पाई जाती है आपको आउट कर दिया जाएगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 20 जनवरी है। डेट ऑफ सबमिशन आपकी जो 20 जनवरी तक अपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है और एप्लीकेशन को अपने रजिस्टर्ड पोस्ट से, बाई पोस्ट से और भेज देनी है। डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत है साथ में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। एप्लीकेशन साथ फार्म भेजना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड भेजना है, परमानेंट और प्रेजेंट ड्रेस का प्रूफ देना होगा, पेंशन पीपीओ की कॉपी देनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट जून आर्मी के द्वारा इशू किया गया उसकी कॉपी देनी है रिटायरमेंट के दौरान, और आर्मी और सिविल के जितने कोर्स क्वालिफिकेशन आपकी उसकी कॉपी देनी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना आपने। और जो आपका भर्ती का गैप हो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना, उसकी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपका OIC ESH जहाँ सिविल सर्जन के द्वारा भी चलेगा वो देना है। फार्म 11 देना EPF का, क्योंकि आपका EPF भी कटेगी जब आप भर्ती हो जाते हैं। इंश्योरेंस के लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। ऑनर एंड अवार्ड जो कोई आपका है उसका भी फोटोकॉपी देना। लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोकॉपी आपने जो देनी है, अटैच करनी है। अगर जो सॉफ्ट कॉपी करोगे 50 KB से ज़्यादा नहीं होगी। आपको मैं पहले बता दिया 2 कैटेगरी में भर्ती है, एक्समैन PI जेसीओ और एक्समैन PI एनसीओ, यानी कि सूबेदार, नायब सूबेदार और हवलदार रैंक केवल जो भर्ती हो सकते हैं। अभी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन कौन भर्ती हो सकते हैं, यानी कि आपके पास कौन सा ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से आप भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्लाटून कमांडर कोर्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन कमांडर एंड कोर्स एंड इक्वालेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स,
MMG एंड AGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स। उसके बाद हो गया LDCT कोर्स हो गया, ट्रूप्स कमांडर कोर्स और इसके बराबर का कोर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कोर्स, स्निपर कोर्स, ADP कोर्स, DM कोर्स, QM कोर्स और इसके बराबर के जो कोर्स हैं ADP के लिए, जैसे ADP वगैरह हो गया। जिनके पास ये कोर्स हैं वो कोर्स क्वालिफाइड JCO और जो हवलदार हैं NCO वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर दी, जो MACP हवलदार है, जो रैंक नायक है ग्राउंड में, MACP हवलदार में लिखा है, जो MACP JCO है, वो JCO या हवलदार के अगेंस्ट में आपको जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गैप की बात करें, आपका रिटायरमेंट से जो 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी जो लास्ट जो बंदे 31 मार्च 2023 के पहले के जो रिटायरी हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड रैंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस। एक से ज़्यादा रेड रैंक एंट्री नहीं होनी चाहिए और पिछले 5 साल में भी जो है कोई रेड रैंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल प्रीवियसली अवार्डेड पनिशमेंट, जो अगर पिछली आपने पनिशमेंट कोई ले रखी है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है। अगर बात करते हैं करैक्टर की, तो जो मिलिट्री करैक्टर है रिटायरमेंट के टाइम का आपका वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए। इसके अलावा जो बंदे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज ग्राउंड पे आए हैं और जो प्रमोशन एग्ज़ाम में फेल है, या आर्मी रूल 14 या आर्मी एक्ट सेक्शन 40 में जो मिस अनबिकमिंग कंडक्ट में जो डिस्चार्ज किए गए हैं वो इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये भी जो है अनसूटेबल फर्दर मिलिट्री बियरिंग, ये जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी है जो वो आपका इन्होंने शेप 1 मांगा है। परमानेंट मेडिकल कैटेगरी बहुत टेम्परेरी परमानेंट डेज डिस्चार्ज के टाइम में, जहाँ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, ये दोनों जो कैटेगरी एलिजिबल नहीं है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, आपको 2 से 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 11 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा बोर्ड ऑफ अफसर के द्वारा। तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट की बात करें तो 56 ईयर जो एक्समैन के लिए JCOs के लिए एज है मैक्सिमम, और 54 ईयर जो एक्समैन NCOs के लिए मैक्सिमम इन्होंने एज रखी। अपर लिमिट जो है इसे क्रॉस नहीं होना चाहिए। प्रमोशन पीरियड के लिए बता दिया 3 महीने का प्रयोग, पहले 3 महीने होंगे उसका प्रमोशन पीरियड होगा। इसके बाद आती है बात दोस्तों सैलरी की। JCO NCO के लिए सैलरी के लिए पर मैं पहले बता दिया 45,000 JCO को मिलेगा, 35,000 रुपये NCOs को मिलेगा, और एनुअल जो है 3% जो आपका जो सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी आपका कटेगा, इंश्योरेंस भी आपका कराया जाएगा, और मेडिकल जो फैसिलिटी एंटाइटलमेंट है वो एक्समैन की आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। पोस्टिंग की बात करें तो आप जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ की आपको 3 चॉइस मिल जाएगी, और आपको जो है चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो है तीनों में से आपको जो आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट कर दी जाएगी अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो। एकोमोडेशन आपको सरकारी कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, अपने अपने बंदोबस्त पे रहना है। लीव आपको जो है सरकारी जो संडे होता है गाइडेड हॉलीडे क्लोज हॉलीडे वो मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है हर महीने 1.5 डे पर मंथ आपको मिलेगी। मैक्सिमम एक टाइम में आप 9 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 14 से 21 दिन की आपको जो न्यूली इनरोल्ड एक्समैन उसकी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अभी दोस्तों आपके लिए बहुत काम की चीज़ आ गई। यहाँ पे देखिए एड्रेस दे रखा है और साथ में ईमेल एड्रेस दे रखे हैं या पोस्टल एड्रेस दे रखे हैं। जो आपके एप्लीकेशन फार्म है वो अपनी ईमेल भी भेजने हैं और पोस्टल एड्रेस में बाई पोस्ट भी भेजने हैं। तो इस चीज़ को आपने खास तौर पर नोट कर लेना, जिस स्टेट का सामने जो ईमेल आईडी लिखा है, जो एड्रेस लिखा है उसी पे आपने भेजने हैं, तभी आपकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टेट वाइज। तो जिस स्टेट का है जो बंदा उसी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको जो एप्लीकेशन वहीं भेजनी है जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे nccindia.gov.in पे जाके जो है अप्लाई भी कर सकते हैं आप इसी वेबसाइट में जाके, और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आने वाले समय में हमारी वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।